नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह के साथ पूरा सच। दोस्तों, बीजेपी ने जायज नाजायज तरीकों से बंगाल की सत्ता तो हासिल कर ली है, मगर उसके सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि वो अब ऐसे प्रदेश को कैसे चलाएगी जो हिंसा और अराजकता की गिरफ्त में है। ये तो सब जानते हैं कि प्रदेश की राजनीति में आपराधिक गिरोहबंदी की जड़ें बहुत गहरी हैं। धन वसूली, हिंसा, प्रतिहिंसा राज्य की राजनीतिक संस्कृति बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार उससे कैसे लड़ेगी? राजनीतिक हिंसा आजादी के पहले से 1905 के बंग भंग आंदोलन से बंगाली समाज का हिस्सा बनी हुई है और कभी खत्म ही नहीं हुई। भारत विभाजन, 60 के दशक के दंगे, नक्सलवाद, लेफ्ट फ्रंट और फिर टीएमसी का राज, हिंसा का एक लंबा सिलसिला बंगाल में चला आ रहा है। अब बीजेपी को इससे निपटना है, तो वो कैसे निपटेगी? क्या वो भी उन्हीं अपराधियों से समझौता कर लेगी, उनके दम पर राज करेगी, या फिर खुद हिंसा और दमन के रास्ते पर चल पड़ेगी? क्या यूपी गुजरात का फेक एनकाउंटर मॉडल लागू करके नई तरह की हिंसा शुरू करेगी, या फिर उसे सांप्रदायिक रंग दे देगी, यानी मुसलमानों को ये कहकर निशाना बनाया जाएगा कि वे अपराधी हैं और बंगाली हिंदू खुश होकर तालियां बजाएंगे? ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी या संघ परिवार खुद हिंसा का पुजारी रहा है और इस समय भ्रष्टाचार के पहाड़ पर खड़े हैं। ऐसे में क्या उनसे ये उम्मीद करना उचित होगा कि वे बंगाल में राम राज्य ला पाएंगे? तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। सिंह साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल में लगातार हिंसा चल रही है, हम देख रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी सब चल रही है। और ऐसे में अब एक चुनौती है नई सरकार के लिए बीजेपी की कि वो न केवल इसको शांत करे बल्कि आगे भी जो वहां राजनीतिक संस्कृति रही है हिंसा और अपराध की, उस पर काबू करे। इसे कैसे देखा जाए? ये अभी आपने अपने बातचीत के इंट्रोडक्शन के अंत में कहा कि देखते हैं बीजेपी राम राज्य कैसे लाती है। आपको अभी भी भरोसा है कि बीजेपी राम राज्य लाएगी और ऑलरेडी ला चुकी है पिछले 10 सालों में? तो मुझे ताज्जुब होगा कि आप अभी भरोसा कर रहे हैं कि बीजेपी राम राज्य लाती है। जी, लाती तो है, लेकिन वो ईडी के थ्रू लाती है और ये नया ब्रांड है राम राज्य का। पता नहीं, तो अगर तुलसीदास गोस्वामी जी देख रहे होते तो एक नई रचना करते मानस की कि ये कौन सा राम राज्य है। तो बहरहाल खैर, ये तो बीजेपी की बात है। एक चीज आपने कही 1905 में बंग भंग के दौरान, दरअसल बंग भंग के दौरान वो हिंसा नहीं थी, वो पहली बार नेशनल मूवमेंट था। अगर आज बीजेपी दिन रात दावा करती है कि वो नेशनलिस्ट है, उस समय तो थी भी नहीं, उस समय तो संघ भी नहीं था। 1905-6 में जब ये बंग भंग हुआ तो उसके बाद जो आंदोलन हुआ वही राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात था और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। दुर्गा को शक्ति के रूप में लाया गया और जो आप पूरी नेशनल मूवमेंट देख रहे हैं, ये उन बंगाल के लोगों का किया हुआ था। तो वो हिंसा कहीं से नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन का नया स्वरूप था। वो ठीक है, बंग भंग के बाद चला, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, आज भी जो राष्ट्रीय आंदोलन, क्या वजह है कि नेशनल का प्रतीक जब आप देते हैं तो भारत माता बनाते हैं, वो उसी दुर्गा के प्रभाव में होता है कि दुर्गा देवी क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक थी, उसी को आपने भारत माता के रूप में रखा। आपने कोशिश की शिवाजी को भी बनाने की, लेकिन पुरुष उस मानसिकता में नहीं, वो देवी का स्वरूप ही चूंकि वहीं से चला था बंगाल से, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन जब भी आप करेंगे और राष्ट्रवाद की तस्वीर खींचेंगे तो दुर्गा उसमें सबसे पहले होंगी। इसीलिए बीजेपी की समस्या भी हो रही है कि वो आइकन कोई और कैसे ले आए। दुर्गा के अलावा कोशिश करे भी तो वह फेल हो जा रहा है। ये बीजेपी की, संघ की एक बड़ी प्रॉब्लम है और यही वजह है कि वेस्ट बंगाल में पिछले करीब 10 साल से संघ की कोशिश रही है कि धीरे धीरे यहाँ पे रामनवमी का प्रचार करो, रामनवमी पे जश्न मनाओ और हनुमान जयंती को प्रमोट करो।
क्योंकि दुर्गा जब भी कहेंगे तो बंगाली अस्मिता से जुड़ जाएगी, वो राष्ट्रीय अस्मिता उसके बाद आएगी। तो इसलिए ये उनकी कोशिश है संघ की कि किसी तरह एक पैरेलल गॉड खड़ा करो, मेल गॉड हो। तो उसके लिए रामनवमी बना रहे हैं, ताकि उसके बाद हम शिवाजी की तरफ जा सके और कहें कि नहीं, शिवाजी असली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक थे और नेशनलिज्म के प्रतीक थे। ये उनकी एक सटल मूव है जो वो कर रहे हैं। तो पहला तो ये। दूसरा ये है कि चैलेंज बहुत बड़ा है। चुनाव तो आपने जीत लिया, लेकिन चैलेंज बड़ा है। चैलेंज इसलिए नहीं है कि गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। ये बात सच है कि अगर पिछले 70 साल में देखें तो बंगाल इंडस्ट्रियल हब होता था। बंगाल का इंडस्ट्रीज पूरा का पूरा बिहार बंगाल में जाके मजदूरी करता था। और जो विदेशिया नाटक लिखा है भिखारी ठाकुर ने, उसमें बिहारी मजदूर जाता था वहां काम करने, और वहां के बंगाली, वहां पे मेल फीमेल रेशियो ज्यादा था। तो वहां पे फीमेल ज्यादा होती थी क्योंकि बड़ा ही समुन्नत समाज हुआ करता था। तो वो वहां पे शादी बचपने में हो जाती थी, गौना के लिए छोड़ के वो चला जाता था, फिर वो वहीं बस जाता था। तो सारे गानों में आप देखेंगे वियोग होगा, पिया गईले कलकतवा, और जूट जूट मिल में वो काम करते थे। तो एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन था, नेशनल जीडीपी में। वो घटते घटते आज वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियली लगभग खत्म हो चुका है। कुछ हद तक ममता बनर्जी ने एमएसएमई खास करके जंगल महल एरिया में दिया है, और एमएसएमई अच्छा कर रहे हैं। सच पूछिए तो तमिलनाडु के बाद एमएसएमई सेक्टर अगर कहीं डेवलप हुआ है तो वेस्ट बंगाल में। लेकिन खैर चुनाव में उसका कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा अब हकीकत यह है कि आज बंगाल अभी भी राष्ट्रीय औसत जो पर कैपिटा आय का है उससे लगभग 1.25 गुना ज्यादा है। लेकिन बंगाल वो बंगाल नहीं है जिसका तस्वुर हम लोग एक जमाने में करते थे, टैगोर का बंगाल। और टैगोर का ही क्यों, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड बंगाल, कल्चरली डेवलप्ड बंगाल, और एक सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी जो बहुत समुन्नत थी, जो किसी भी सनातन धर्म और ये जो करते हैं उससे अलग उसकी अपनी आइडेंटिटी होती थी, और वो आइडेंटिटी कहीं दबती नहीं थी किसी और फैक्टर से। तो वो बीजेपी को उसमें मशक्कत करनी पड़ी वेस्ट बंगाल में घुसने में। अच्छा खासा टाइम लगा, जबकि सारे ग्राउंड थे। उड़ीसा में घुस गई, बिहार में घुस गई, हालांकि बिहार में भी रुक गई है क्योंकि कास्ट डिवीजन वहां पे ज्यादा स्ट्रांग है यूपी के मुकाबले। लेकिन वेस्ट बंगाल में इनको नाको चने चबवाने पड़े। लेकिन गलतियां ममता की थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने इन रोड्स बनाए और सक्सेसफुल हुए हैं। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि गलतियां, और साफ वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। कोई अंधा ही होगा जो कि अगर इलेक्शन की एनालिसिस रिकॉर्ड्स की करे 2011 से, जिसमें कि ममता आती है, बीजेपी का इमर्जेंस होता है, एक पावरफुल इमर्जेंस, और 4.5% वोट मिलते हैं। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने वापस नहीं देखा। दूसरे इलेक्शन में दूना हुआ, और आप ताजुब करेंगे कि 2011 में जब बीजेपी वहां पे आई, तो उसके बाद से जब 16 का इलेक्शन हुआ तो 10% वोट थे बीजेपी के। लेकिन वही बीजेपी अगले 5 साल में जब 2021 आता है तो 4 गुना ज्यादा वोट लाती है, 38% वोट शेयर होता है। क्या आप अंधे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? ममता बनर्जी को दस्तक सुनाई नहीं दे रही थी कि हिंदुत्व फोर्सेस पूरी तरह से आ रही हैं और आप जो कर रही हैं उसका मॉडल बदलना पड़ेगा? वो जो मार्क्सवादियों का मॉडल आपने अडॉप्ट किया था, जिसमें लंपटवादिता थी, जो गुंडई पे आश्रित था, जिसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स एक साथ भयादोहन कर रहे थे, तो आप अंधी थी कि आपको नहीं समझ में आया? आपकी आंखों पे क्या माड़ा छाया छाया हुआ था? तो 38% बीजेपी वोट लेके आती है, दरवाजे पे आपके खड़ी है, आपको तब भी नहीं समझ में आया? कंफ्यूज ये हो गई कि लोकसभा का जब इलेक्शन आया 24, तो उसमें इनका गैप थोड़ा बढ़ गया, जो कि 2019 में सिर्फ 3% रह गया था। आप गौर कीजिएगा, जो पार्टी 16 में 10% पे रहती है, वो 21 की विधानसभा में, और विधानसभा ध्यान रखिएगा विधानसभा चुनाव है, उसमें वो 4 गुना बढ़ जाती है, आपसे उसका गैप कम हो जाता है। 19 का लोकसभा चुनाव होता है,
और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आपका गैप सिर्फ 3% रह जाता है। ठीक है, 24 में वो बढ़ के 8% फिर हो गया। लेकिन आपको ये 10 तक समझ में नहीं आया कि ये सामने 10, और क्यों ना आए 10 का? आज वहां पे जनता डांस कर रही है खुशी से। किसकी गलती है वो? आपने जिस तरह गुंडों को प्रश्रय दिया वहां पे, और ये जो आपके वो थे पैरा क्लब थे, पैरा मतलब अर्ध, पैरा 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 मिलिट्री फोर्सेस जैसे कहते हैं, अर्ध सैनिक बल, तो पैरा क्लब था है वहां पे, जो मूल रूप से दुर्गा पूजा का काम करता था, लेकिन दरअसल वो भया दोहन, और उसको स्टेट का प्रोटेक्शन इतना मिला था, इतना रिकॉग्नाइज था, कि कहा जाता था एक जमाने में कि बुद्ध देव भट्टाचार्य के पास भी अगर किसी LCS कहते थे, लोकल कम्युनिटी सेक्रेटरी, उसका एक चिट भी चला जाए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य के भी हिम्मत नहीं थी कि उसको ऑनर ना करे और उसको ऑर्डर ना समझे। ममता ने यही मॉडल ले लिया। तो लफंगे उस समय भी होते थे, लफंगे इस समय भी होने लगे, और वो पूरे के पूरे सिस्टम में शेयर लेते थे। ममता बनर्जी की पुलिस, ये हालत थी पुलिस की कि एक बिहार का कोई उद्यमी है जिसने गाड़ी खरीदी, वहां पे वो 32-40 लाख की गाड़ी थी, तो उसको खबर आई कि भाई वो LCS बुला रहे हैं, तो उसको नहीं समझ में आया कि LCS मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं तो बिहारी आदमी यहाँ बिजनेस करता हूँ। उसने कहा कि तो हमसे क्या मतलब है? तो क्या सोच लीजिएगा, LCS का बुलाना बड़ी बात होती है। तो वो गए LCS के यहाँ, तो LCS ने कहा कि हाँ कितना दिया है इसमें कैश और कितना लोन है? तो उन्हें बताया कि इतने लाख कैश है। तो बोले अच्छा इसका 10% जमा कर दीजिएगा। तो उसने कहा किस बात के जमा कर देंगे? तो बोले हम आपके गाड़ी जो है ना उसकी सुरक्षा तो हम ही लोग करते हैं ना, तो ये उसके लिए है कि गाड़ी आपके, तो नहीं मेरी गाड़ी तो अंदर नहीं नहीं, गाड़ी आप कहीं भी खड़ी सड़क पर तो लाएंगे ना, तो उस समय तो रक्षा हम ही लोग करेंगे। और उसके बाद अगले दिन उनकी गाड़ी उस तरह से टूटी थी कि वो लगता था कि रिपेयर जिंदगी में हो ही नहीं सकती, और उसके बाद वो समझ गए कि इसकी पावर क्या है। तो जब आप इस तरह का गवर्नेंस करेंगी और इस मॉडल पे चल के जाएंगी, तो अंदर से नाराजगी होगी, और यही वो नाराजगी, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि SIR की वजह से सब कुछ हो गया, बिल्कुल। अरे भाई कहाँ SIR था? 2024 में था, 2021 में था, 2019 में था, जब क्वांटम जंप लिया बीजेपी ने, 4 गुना उसकी ताकत बढ़ गई, 4 गुना सपोर्ट बेस बढ़ गया, वोट शेयर बढ़ गया, तो उस समय SIR था क्या? तो ये सब कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ SIR का रोल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन SIR की वजह से चुनाव हार गए, ये बकवास है। असली बात यह है कि आपने जिस तरह का गवर्नेंस दिया था, उस गवर्नेंस के मॉडल मार्क्सवादियों ने किया था, तो आप आई, आपने भी उसको चालू रखा। अब बीजेपी का चैलेंज ये है कि बीजेपी इसको कैसे रखेगी। मैं इसका एक छोटा किस्सा बता दूं। जब दरअसल बीजेपी कुछ है नहीं, ये सब कुछ संघ का दिया हुआ है, थाली में सजा के बीजेपी राज्यों को, ये संघ जो है वो राज्यों को बीजेपी को थाली में सजा के दे देता है। असम में कृष्ण गोपाल 35 साल काम किए हैं, एक एक चप्पे में घूम घूम के वहां पे ही हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी होता है वो किया। संघ ने अपना नेटवर्क बढ़ाया, आदिवासी सेवाश्रम संघ आए, और तब जाके ये डेवलप हुआ। तो थाली में सजा के किसी हेमंत बिस्व शर्मा का नहीं है, ये संघ का दिया हुआ है। बंगाल में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में एक जमाने से, मतलब 3 दशक का ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरे पास है, जिस शिद्दत से वो काम कर रही है। और हुआ क्या कि जैसे ही वो इन्फिल्ट्रेट की और अपने वनवासी केंद्र, शिक्षा प्रकल्प, स्वास्थ्य प्रकल्प, ये सारी यूनिट्स लेके आई, लोगों को खींचना शुरू किया आपने सेवा कार्यों से, तो हुआ ये कि बड़ी सावधानी से उसने देखा कि नहीं, किसी भी ये जो पैरा क्लब्स हैं इनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि ये तो गुंडा ही तो मार देंगे हमें। तो बड़े आराम से इन्होंने चुपचाप उसको बाईपास कर दिया, और पैरेलल पैरा क्लब को ये समझी में नहीं आया। उनको लगा ये पुड़िया बांट रहे हैं दवा की, उनको लगा कि तो शिक्षा विक्षा किताब उताब बांटते हैं, कोई बात नहीं है, चलता रहा।
आज वो जाके कहीं छेड़ा नहीं उन्होंने लोकल क्लब्स को, लेकिन अब जब सत्ता में बीजेपी आ गई है तो अब जो कन्फ्रंटेशन होगा, 50 साल से ये पैरा क्लब के नाम पे जो लंपट हैं वो वहां के समाज को डरवा रहे थे। वो मार्क्सवादियों ने डरवाया तो वो साफ हो गए, ममता ने डरवाया वो साफ हो गई। अब यहाँ पे हकीकत ये है कि बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि क्या ये कोऑप्ट करेगी, और ध्यान रखिएगा कोऑप्ट करेगी तो उसमें मुसलमान भी हैं, तो क्या संघ अलाउ करेगा उनको कोऑप्ट करने देना? ये चैलेंज बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए, क्योंकि संघ के रहमो करम पे आप वहां पे ये आपका कुछ भी नहीं है, किसी शुभेंदु अधिकारी की वजह से नहीं हुआ है। संघ ने वहां पे जो प्रकल्प में काम किए और 3 दशकों से किया, ये उसका कमाल है कि आपको असम और बंगाल मिला है। केरल में वो कर रही है, जान दे रही है, वहां पे मार्क्सवादियों का एक दूसरे से किस तरह मौतें हो रही हैं, वहां पे हिंसा हो रही है, वो आप देख रहे हैं, उसमें संघी मर रहे हैं, कोई भाजपाई नहीं मर रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन है। अब चैलेंज क्या होगा? चैलेंज सीधा होगा कि क्या ये मॉडल लेके शांति से आप सरकार चलाएंगे कि वही साहब एलसीएस रहेगा, लोकल कमिटी सेक्रेटरी रहेगा? तो रहेगा तो फिर वो जो उसके साथ वो जो मुसलमान भी सेक्रेटरी हैं उनका आप क्या करेंगे? और क्या ये कट चलता रहेगा तो जनता जिसने वोट दिया है कल वो गाली देना नहीं शुरू करेगी? ममता को देने में तो इतने साल लगे गाली और रिजेक्ट करने में, लेकिन आपको तो अगले दिन रिजेक्ट कर देगी, अगले चुनाव में रिजेक्ट कर देगी। तो आपके पास मॉडल गवर्नेंस का क्या होगा, ये चुनौती मुझे लगता है कि काफी बड़ी होगी। आपको नहीं लगता एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बीजेपी के पास है, जो यूपी, गुजरात और दूसरे राज्यों में वो ऑलरेडी यूज कर रही है, कि जो जैसे मुस्लिम हैं या जो इस तरह के एलिमेंट हैं जो चैलेंज करेंगे अगर वो चेंज करना चाहे, उनको एलिमिनेट करती रहेगी? हाँ, सवाल तो अच्छा है, आपने बिल्कुल सही पूछा है और ये मेरे भी ज़हन में 3 दिन से चल रहा है कि बहुत सिंपल है कि अतीक अहमद को पब्लिकली मार देना है और बता देना है कि किसी और ने मारा था, और ये करके हम चला लेंगे, अस वर्सेस देम को और तेज करो। और ये करेंगे, बीजेपी ये करेगी, क्योंकि यूपी का मॉडल सामने है। बुलडोजर चला भी तो कहां चला, और बुलडोजर चलते हैं तो कहां चलते हैं? एक 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 सेवक डीजीपी लाना है जिसके पास कोई नैतिकता और कोई उसकी जरूरत ना हो, उसकी रीढ़ ना हो, रीढ़ हो तो सिर्फ बीजेपी के लिए हो। तो वो करके आप ये तो कर सकते हैं कि ये सिस्टम चला ले, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होगा। आपको वो एक मॉडल है, आप जानते हैं उस राज्य की हालत 38% वहां पे कर्ज है। इंटरेस्ट सर्विस इतनी ज्यादा है कि आपको जो कर्ज लिया उसका इंटरेस्ट देने में ही आप बिक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्री लानी पड़ेगी। तो खाली हिंदू मुसलमान करके अगर आप इसको ज्यादा दिन चलाना चलेगा। और ध्यान रखिए ये बंगाल का वो है, बंगाल का समाज है, ये इस तरह की चीजें मार्क्सवादियों के टाइम में बहुत कुछ देख चुका है। तो अब आप सिर्फ अस वर्सेस देम करके सड़क ना बनवाएं। ये बात सही है, भारत में एक अजीब सा किस्सा हुआ कि डेमोक्रेसी ने हम सबको फेल कर दिया, और ये बड़ी बात है कि प्रजातंत्र ने फेल। प्रजातंत्र तो आया था हर इंडिविजुअल को लिबरेट करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लेकिन क्या 70 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, मार्क्सवादी हो, कोई भी हो, इस देश में क्या वाकई प्रेमचंद के गोबर और झुनिया के बेटे उसी स्कूल में पढ़े जिसमें कि मेहता साहब का बच्चा पढ़ता था, जो प्रेमचंद के एक और पात्र थे गोदान के? तो हकीकत यह है कि वो रिच पुअर डिवाइड बढ़ता गया। क्या वजह है कि कोरोना में मोदी का सबका साथ सबका विकास के नारे सुन सुन के कान में लगता है पिघला शीशा डाला गया है। सबका साथ सबका विकास आप कहते हैं, और कोरोना काल में 1991 से यहाँ पे इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुई, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स खत्म हुए, बहुत कुछ हुआ। इस लिबरलाइजेशन में हर साल करीब 5 आधा दर्जन डॉलर बिलियनर बढ़ते हैं। डॉलर बिलियनर का मतलब होता है कि हर साल जिसकी पूंजी
9,000 करोड़ बढ़ जाती हो। तो ऐसे 6-7 आदमी लगातार औसत देखेंगे तो आते रहे। कोरोना आया, 2020-21 का रिकॉर्ड देखेंगे तो डॉलर विनिमय 3 गुना बढ़ गए। ये कैसे होता है कि जब कोरोना में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.7% हो, तो ये कौन सा जादू है जिसमें कि अंबानी की पूंजी बढ़ जाती है, जबकि कोरोना चल रहा है और डब्ल्यूएचओ का अपना कहना है कि 55 लाख लोग मर चुके हैं। भारत तो 5 ही लाख पर सरकार ने इसको वो कर लिया, सीलिंग कर दी, लेकिन डब्ल्यूएचओ कहना है कि जिस देश में इतनी बड़ी महामारी आई कि जीडीपी नेगेटिव चला गया, और नेगेटिव ही नहीं गया, -7.7 पे आ गया, उस समय डॉलर बिलियनर आपके बढ़ रहे हैं और 3 गुने की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी ने हमें फेल किया। गुरहु पतवारू हम सब लोग आज स्टेट से डरते हैं। स्टेट के पास जाते समय पुलिस वाले को देख के घिघी बन जाती है कि नहीं, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये कल ही ब्रांड कर देगा हमें, तुम कोई वो हो, आतंकवादी हो, ये किसी को कुछ भी कर सकता है अगर जरा सा सरकार के खिलाफ बोलिए। तो जब ये मॉडल आया, और इसके पहले भी क्या कांग्रेस ने म्युनिसिपल डिवाइड खत्म किया था? किसने किया था? तो जब ये हकीकत है कि डेमोक्रेसी ने जो बेसिक अवधारणा थी, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहां है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी? गुरु के बच्चे को, मेरे बच्चे को वही मिल रहा है जो कि अंबानी के बच्चे को मिल रहा है। किसी अफसर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, वही खाना खाता है जो गरीब का बच्चा खाता है। तो झूठ बोलते हैं आप। तो जब डेमोक्रेसी फेल की, वो वादे नहीं हुए, तो वो अपना जाके कम्युनिटी में, वो संप्रदाय में चले गए, वो कास्ट में चले गए कि मेरे मोहल्ले का जो हमारी जात का है नेता, वो कम से कम हमें बचाएगा दरोगा से, क्योंकि दरोगा कल 3 दिन से घर पे आके धमका रहा है। तो इसके डर से उसने फिर संप्रदाय और जातिवाद का सहारा लिया। और ये पूरी दुनिया में अगर डेमोक्रेसी फेल होगी तो यही होगा। मोदी की क्या गलती है इसमें? मोदी ने उसको कैश कराया ना। आपका फेल्योर था कि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ममता बनर्जी ने वो मौका था आपके पास कि मार्क्सवादियों के शिकंजे से निकाल के एक सम्यक समाज बनाए, और आपके पास अच्छा खासा टाइम भी दिया था। आपने जब वो नहीं किया तो वो करे क्या? आप देखें, इस देश में आंदोलन गरीबी अमीरी के खिलाफ आवाज उठाने में नहीं हुई। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा आंदोलन हुआ इतिहास में। तो आप समझ नहीं, उसमें फेल कौन किया? किसी मोदी को हम क्यों कहते हैं? मोदी तो प्रोडक्ट है उस फ्रस्ट्रेशन का। कोई मोदी हो चाहे बीजेपी हो, वो तो प्रोडक्ट है। फेल आपके गवर्नेंस ने, डेमोक्रेसी ने किया। तो अगर उसने फेल किया कि हम 70 साल बाढ़ जो होते रहे, 3 जनरेशन हमारी निकल गई, गांव के एक छोटे से समाज से, गरीब परिवार से आते हुए आज भी हम वही खड़े हैं। बड़ी मुश्किल से तो आपने मौका दिया तो बोलने का मौका मिल रहा है मुझे, वरना ये भी मौका ना मिलता, कोई दरोगा उठा ले जाता। तो हकीकत ये है कि हमें न तो आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, और न ही हमें आपने वो वादे किए जो राइट टू इक्वालिटी होता है। क्या वो इक्वल राइट है दोनों के पास? जो हमारी सुविधाएं हैं वही क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वकील जब खड़ा होता है अंबानी के लिए और उसको राहत मिल जाती है, तो वही सुविधा है? तो हकीकत यह है कि ये इसकी वजह से ये फोर्सेज आ रही हैं। इसमें क्यों हम उसको दोष दें कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स, अरे वो तो करेगा ही करेगा। आप फेल हुए हैं तो क्या वो घास खा के बैठा है, चुपचाप रहेगा? अगर कांग्रेस ने डिलीवर नहीं किया, अगर ममता बनर्जी ने डिलीवर नहीं किया, तो ये फोर्सेज आएंगे। हमें सतर्क तो इससे रहना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में आए, वो कम से कम वो वादा तो पूरा करे। क्या चाहता है वो? आप क्या चाहते हैं कि कलेक्टर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े जिसमें मेरा बेटा पढ़ रहा है? इतना ही तो चाहता है ना। इसमें कौन सी कयामत बर्पा हो जाएगी अगर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो? लेकिन नहीं साहब, अब तो फिर उसका बेटा फिर अमेरिका, वो तो अमेरिका उसके बाद जाएगा पढ़ने, और वहां से आएगा तो इंडस्ट्री 500 करोड़ की लगाएगा हमारे पैसे से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जब समझा जाएगा तब समझ में आएगा कि ममता
या बीजेपी क्यों आज देश के 76% पॉपुलेशन पे 78% भूभाग पे राज कर रहा है? और जिस दिन आप ये समझ लेंगे उस दिन समझ में आ जाए कि जनता को हमें क्या कहना है कि एक मौका सेकुलर फोर्सेस को और दो, और अब ये अपनी गलती, और लेकिन वो गलती समझें। क्या सेकुलर फोर्सेस अपनी गलती समझ पाए? क्या डेमोक्रेसी के जो प्लेयर थे, वो जो स्टेट एक्टर थे और जो नॉन स्टेट एक्टर थे, दोनों ने मिलकर लूटा नहीं है? तो जब लूटा है तो अगर कोई मोदी कम्युनल राम नाम के नाम पर लूट रहा है तो क्या गलती कर रहा है? अगर हम इसको समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि बीमारी कहां है, और तब उसका निदान भी समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो डेमोक्रेसी का फेलियर, गवर्नेंस का फेलियर और उसमें इस तरह की फोर्सेस का सत्ता में आना और अपने को कंसोलिडेट करना, एक ये नेचुरल प्रोसेस थी जो हो रही है, देख रहे हैं हम लोग। अब जो फोर्सेस सत्ता में आ चुकी हैं, वो कब तक इस जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे सस्टेन करेंगे? वो भी तो कोई मॉडल लेकर नहीं आ रही, वो भी वही दोहरा रही। उनके जी। पास कोई मॉडल नहीं है, मंदिर है सिर्फ। आज मोदी जी का एक पेज का निकला हुआ है सोमनाथ के बारे में, सोमनाथ मंदिर के बारे में, देश का प्रधानमंत्री सोमनाथ के बारे में, जबकि भयंकर क्राइसिस चल रही है दुनिया में ट्रेडिंग की, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सोमनाथ के बारे में आर्टिकल लिख रहा है। एक लंबी क्राइसिस होने जा रही है, रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट घटा दिया है और क्राइसिस बड़ी होने जा रही है। आपने 2.5 लाख करोड़ अभी एमएसएमई को दिया है, खैर वो तो अच्छा किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब आपके पास पैसा नहीं है। आपकी इकोनॉमी बुरी हालत में है, रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, ग्रोथ आपका कम होने जा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री लिख रहा है सोमनाथ के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कोई गवर्नेंस नहीं, और जो गवर्नेंस है वो अंबानी अडानी के लिए है। तो ये रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जाएगा। बस उसको रोकने के लिए मोदी जी क्या करेंगे? 5 किलो अनाज को 10 किलो कर देंगे कि इसमें से 5 किलो बेच के दारू पी लेना या जय श्री राम का पताका लगा लेना, और चलता रहेगा। तो इसलिए मॉडल उनका तो क्लियर है। समझा जनता को अब ये समझाना होगा कि नहीं, हम बेहतर विकल्प देंगे। 5 किलो अनाज से आपने पूरे हिंदुस्तान को खरीद लिया है साहब, गुलाम बना दिया है। कितना होता है 5 किलो अनाज? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप, कुछ भी नहीं होता। किसानों को सम्मान निधि के नाम पे आप जो देते हैं वो 17 रुपया 4 आना 16 रुपया 70 पैसा है पर डे। एक किसान के परिवार को आप दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या ताली बजवा लेते हैं आप? और वो रेवड़ी नहीं माना जाता। वो जो देते हैं वो रेवड़ी नहीं है, जो नॉन स्टेट नॉन बीजेपी गवर्नमेंट देती है वो रेवड़ी कहलाता है। तो आपने मॉडल तो सब आपका क्लियर है। अच्छा, इसके आगे आपकी सोच भी नहीं है, इसके आगे आप सोच भी नहीं सकते कि आज एआई का दौर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो गया, भारत से चला गया। मोदी जी बैठे रहे 10 साल, और अभी भी हमारे यहाँ कुपोषण बुरी तरह है। जो लड़का पैदा हो रहा है वो 15 साल बाद कैसा युवा बनेगा आप समझ सकते हैं। न तो कॉग्निटिव फैकल्टी होगी उसकी, न तो संज्ञात्मक उसकी मेंटल समझ होगी, न शारीरिक क्षमता होगी। और डेमोग्राफिक डिविडेंड 2035 में खत्म होने जा रहा है। तो अगर ये स्थिति है तो उनका मॉडल क्या? लेकिन हमें तो जाके वहां बताना होगा ना। आज हमने ये प्रोग्राम इसी आशय से हमने सोचा था कि आपसे कहे कि भाई एक प्रोग्राम इस पे किया जाए, और अच्छा हुआ, आपका धन्यवाद कि आप राजी हो गए। लेकिन जनता को यही तो बताना है कि वो विकल्प ठीक नहीं था, लेकिन ये जो विकल्प है ये तो अफीम के नशे में ले जा रहा है। जैसा भयंकर जब कोरोना होता है, जब भयंकर वो होता है, तो मेरे कुटिया में राम आएंगे भाग जागे हैं का गाना मोदी जी उसको चलवा देते हैं, तो हर आदमी मस्त हो जाता है कि कुटिया में राम आए हैं, कुटिया के भाग जाए। अरे कुटिया है तुम्हारी, 6,000 करोड़ का अंबानी ने जब बनाया था तो उनका वो बना था एंटालिया, क्या नाम है उसका। तो आपको ये दर्द नहीं समझ में आता। रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है जीनी कोएफिशिएंट पे, जो चिल्ला चिल्ला के थॉमस पिकेटी कह रहा है अपने रिसर्चेस में। लेकिन भारत का ये भारत विरोधी है, एंटी इंडिया है ना, इसलिए कह रहा है। वरना सब कुछ यहाँ एकदम बल्ले बल्ले है। 5 किलो अनाज में आपने बल्ले बल्ले करा दिया है। तो उस जनता को जगाना पड़ेगा कि बेटा 5 किलो अनाज से तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं हो रहा है, इसको देखो। तुम्हारा बेटा अभी भी या तो विकलांग, मतलब कि मेंटली वो है,
क्योंकि कुपोषण का शिकार रहा है और आगे उसको काम नहीं मिलने जा रहा है, और काम मिलेगा तो पकौड़ी तौलने ही मिलेगा कि वो पकौड़ी तौल के एक एक पुड़िया में तौल के दे देगा। तो ये क्वालिटी ऑफ वर्क है। अगर इसको समझ लेगी जनता को, तो ये बताना है ना ये देश जा किधर रहा है, ये 10 बिल्कुल। साल का विकल्प रहा कैसा है। ये तो हमारे पास पूरा ग्राउंड है बताने का। क्या हम बता पा रहे हैं? क्या हम उसके उतना डीप सोच पा रहे हैं? तो जब सोचेंगे तो समझ में आएगा कि प्रजातंत्र को दोनों ने फेल किया। वो मीर ताकि मीर का शेर है, दोनों ने मिलके मीर हमें तो डुबो दिया। तो ये वो हो चाहे ये हो, हमें तो डूबना ही है। बिल्कुल। और इस डूबने से बचना है तो फिर बंगाल को और पूरे देश को भी सोचना पड़ेगा कि जो परिवर्तन हो रहा है वो उनके हक में किस तरह जाएगा। उन्हें जी, लगाम अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। अगर जी, लगाम उनके हाथ में दे दी तो फिर वही हश्र फिर हम देखेंगे कि वो सारी चीजें जो अभी तक भुगत रहे थे वो कंटिन्यू रहेंगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सिंह साहब इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।